हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बुक समरी के बारे में। किताब का नाम है योर सोल्स गिफ्ट, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट श्वार्ट्ज़ द्वारा। रॉबर्ट श्वार्ट्ज़ के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वो एक पास्ट लाइफ हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और इस फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन किताब उन्होंने लिखी जिससे हमें एक इंसाइट मिलता है, क्योंकि जब भी हम इस अर्थ पे आते हैं तो व्हील ऑफ फॉरगेटनेस से गुजरने के कारण चीज़ें जो हम प्लान करके आते हैं हमें याद नहीं रहती। बट जब भी ऐसी कोई भी नॉलेज हमारे पास आती है तो वो चीज़ें ब्रशअप या फिर वो जो धुंधली सी याद है, हम जब अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, जब हम डिवाइन से कनेक्ट करते हैं तो वो चीज़ें और क्लैरिटी से हमारे पास आने लगती हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपनी लाइफ को खुद ही प्लान करते हैं और जब हम यहाँ पे आते हैं और वो ऑब्स्टेकल्स हमारे सामने आती हैं तो हम कितना खुद को निराश फील करते हैं। और कई बार ये निराशा ही हमारे आगे बढ़ने का कारण बनती है। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसी सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में क्यों आई, और जब हम खुद से ही ये क्वेश्चन पूछते हैं, वाई एनालिसिस करते हैं, तो कोई ना कोई आंसर्स हमारे पास खुद ही आ जाते हैं। जब ये आंसर्स हमारे पास या एक तो छोटा सा इंसाइट भी हमें मिलता है तो वो एक क्लू की तरह है। उस क्लू को लेकर हम अपनी ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकते हैं या फिर हम वहीं पे रह के कुछ समय इंतज़ार भी कर सकते हैं। बट ज़्यादा अच्छा क्या है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। सब सोल्स का अपना प्लान है, वो अपने अनुभवों के लिए, अपनी एवोल्यूशन के लिए सब कुछ प्लान करके आई है। पर निजी तौर पर मैं ये मानती हूँ कि जब हम एनालिसिस अपने बारे में करते हैं या देखते हैं कि ये इश्यूज़ हमारे पास में आ रहे हैं और उसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं, तो हमारी ग्रोथ उसी समय निश्चित हो जाती है। पर दूसरी चीज़ होती है कि उसको कितना हम प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कितना इनर वर्क काम कर रहे हैं, कितना हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, कितना हमें अपने प्रति सेल्फ लव है कि जो प्लान हम लेकर आए हैं हम इसी लाइफ में पूरा करना चाहेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया किताब, बहुत ही डीप सीक्रेट इसमें है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि किताब को ज़रूर पढ़ा जाए। जो नहीं पढ़ पाए तो वो समरी सुने। समरी सुनने के बाद भी आप खुद ही अट्रैक्ट हो जाएंगे और किताब को पढ़ने के लिए सोचेंगे। पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल शेयर की थी कि हर एक चीज़ प्लानिंग के साथ होती है। कई बार कुछ फियर भी हमें ट्रिगर करते हैं हमारी ग्रोथ के लिए। जैसे फियर अगर आया तो हो सकता है कि कुछ हम कर्मा जनरेट कर लें, बट उसको भी ओवरकम करने के लिए हमें 1 से 2 या उससे ज़्यादा बर्थ भी लेने पड़ सकते हैं। यहाँ पे आज बात करेंगे मेंटल इलनेस की, कि बहुत सारी जो सोल्स हैं वो मेंटल इलनेस है वो प्लान करती है, उसके पीछे का कारण क्या होता है। अगर मेंटल इलनेस के बारे में हम बात करें तो ये आप कह लीजिए कि मेंटल इलनेस से बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, पर जैसे समाज में इसके साथ एक टैबू भी जुड़ा हुआ है कि अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो लोग उसके पास नहीं जाते हैं। पर जब किसी को डिप्रेशन है या हेलुसिनेशंस हैं, लोग काउंसलर के पास नहीं लेके जाते हैं। उसका कारण ये है कि लोग उन्हें पागल समझेंगे। पर इन सारी चीज़ों का इलाज है, हमें सहायता ले लेनी चाहिए। अगर कोई सोल ने ये प्लान चुना है, ये सोच के आई है, तो उसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा। यहाँ पे एक लाइफ स्टोरी बताई गई है मैकेला नाम की एक महिला की। मैकेला से जब रॉबर्ट श्वार्ट्ज़ मिलते हैं तो वो देखते हैं कि मैकेला बहुत ही अच्छी राइटर, हीलर है। वो एनजीओ चलाती है, वो ह्यूमन राइट्स में बहुत काम करती है। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज़ ये जानना चाहते थे कि उसमें इतना टैलेंट कैसे आया। इसके साथ साथ कि मैकेला चैनलिंग भी करती थी, वो हायर सोर्स के साथ में जुड़ के मैसेजेस भी लाती थी। तो जब रॉबर्ट श्वार्ट्ज़ ये जानना चाहते हैं तो उनको ये पता लगता है कि मैकेला पहले से ऐसी नहीं थी, पर उनके साथ में बहुत सारे मेंटल इमोशनल बीमारियां थी। उन्हें साइकोसिस था, बाइपोलर डिसऑर्डर था, एंजाइटी होती थी, ओसीडी था, ईटिंग डिसऑर्डर था। पर उन सबको उन्होंने ओवरकम किया और खुद को हील किया। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज़ यहाँ पे कहते हैं कि जो भी परिस्थितियाँ सोल चुनती है वो बहुत ही सोच समझ के चुनती है जब वो ऐसी लाइफ, मेंटल इलनेस की लाइफ का जर्नी चूज़ करती है।
वो बहुत ही समझ से अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपना पार्टनर चुनती है ताकि वो सारे इस लाइफ में उनको हेल्प कर सके। यहाँ पे बताया गया है कि जब मैकेला 4 साल की थी तो उसे बहुत डरावने सपने आते थे। उसे बहुत सारे जानवर दिखते थे, जैसे शार्क दिखता था, उसे वेब्स दिखाई देते थे, स्पाइडर्स दिखते थे। तो वो सपने से उसको लगता था जैसे कि वो बाहर आ जाएंगे और वो बहुत डर जाती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई ये नाइटमेयर से थोड़े कम होने लगे, पर जब ये नाइटमेयर्स आते थे तो उस समय पे उसे हेलुसिनेशंस होते थे कि उसे वो खा जाएंगे, जिसके कारण से उसकी दवाइयाँ चलती थी। फिर उसके साथ साथ उसे बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो गया, क्योंकि वो दवाइयों का डोज इतना हैवी होता था। तो एक के साथ एक चीज़ उसके साथ में प्रॉब्लम्स बढ़ती रही। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि 2 पर्सनालिटी एक व्यक्ति जी रहा होता है। एक टाइम तो हो सकता है कि बहुत ही डिप्रेसिव है और दूसरे टाइम उसका बिहेवियर सडनली बहुत चेंज हो जाता है, बहुत खुशी की फीलिंग होती है। तो ऐसे ही मैकेला के साथ होता था। किसी समय वो खुद को इतना डिप्रेसिव फील करती थी, वो सो ही रहते थे और कई कई बार तो ऐसा होता था कि इतना खुश आनंदित फील कर रही होती थी कि वो बाहर जाती थी, बहुत पार्टीज़ करती थी, बहुत ड्रिंक करती थी, जिसके कारण क्या होता था, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे बहुत मेडिसिन के हाई डोज दिए जाते थे। उनका एक कॉलेज में एक मेल फ्रेंड था जो कि मैकेला के बारे में सब जानता था, पर फिर भी वो उसे शादी करना चाहता था। और 10 साल के बाद उनकी शादी टूट गई, क्योंकि मैकेला के हस्बैंड चाहते थे कि उनके बच्चे हों, उनका फैमिली लाइफ आगे बढ़े, बट मैकेला ऐसा नहीं चाहती थी। वो उसको लगता था कि अगर बच्चे होंगे तो वो अपने खुद को टाइम नहीं दे पाएगी। उसको बहुत कुछ करना है, मेडिटेशन करना है, बहुत चीज़ें सीखनी है, खुद को हील करना है, इतनी सारी बीमारियां हैं। तो वो ऐसा नहीं चाहती थी, जिसके कारण से उसकी शादी टूट गई। जब रॉबर्ट श्वार्ज़ से वो मिलती है तो वह अपने बचपन के बारे में बताती है कि वह सिक्योरिटी के लिए बार बार घर को लॉक करती थी। उस समय मैकेला की बहुत सारी थेरेपीज चल रही थी, जिस समय उन्हें एक प्रोग्राम के बारे में पता लगता है, हीलिंग मोडालिटी के बारे में पता लगता है, जिसका नाम था फोकसिंग, जो कि हिज्विन कैंडलन द्वारा बनाया गया था। ये एक टेक्निक थी जिसमें कि हिज्विन कैंडलन का मानना ये था कि हमारी बॉडी में एनर्जी फ़्लो करती है, बट जब भी हमारे कोई इमोशन हम सप्रेस करते हैं तो वो सिर्फ इमोशन लेवल पे नहीं बल्कि एनर्जी ब्लॉकेज और फिज़िकल फॉर्म में भी हमें इम्पैक्ट करते हैं। तो उनका तरीका था कि वो पेशेंट को शांत माहौल में ले जाते थे, शांत फोकस करवाते थे शांति के ऊपर, और फिर वो कहते थे कि जनरली जब हमारी बॉडी में सारी एनर्जी फ्लो करती है उस समय हमारी बॉडी ट्विस्ट भी करती है, मूव भी करती है और ट्विस्ट भी करती है, हिलती भी है और मुड़ती भी है। बट जब भी कभी इमोशन फंसे रहते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो वो जब शांति की अवस्था में ले जाते थे तो वो पेशेंट को बोलते थे कि आप फोकस करें कहाँ पे प्रॉब्लम है, और उसके दौरान वो फाइंड आउट करते थे कि कहाँ पे एनर्जी ब्लॉक है और वो एनर्जी रिलीज़ करवाते थे। इस प्रोग्राम के जो मेन 3 सूत्र थे वो थे इंटेंशन, अटेंशन ऑफ माइंड और विजडम ऑफ बॉडी। इस टेक्निक को मैकेला ने बहुत सालों तक यूज़ किया और अपने इमोशंस को रिलीज़ किया और ख़ुद को बैलेंस किया। दूसरा, वो एक फ्रेंच थेरेपिस्ट के पास भी जाती हैं जो कि एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसका नाम था बायोडेनिक, जो कि एक रेकी की तरह यूज़ होने वाली टेक्निक है, जिससे मैकेला को बहुत फ़ायदा हुआ। हालांकि ये टेक्निक उन्हें बहुत पसंद नहीं थी, पर उन्होंने काफ़ी समय तक ये टेक्निक भी यूज़ की। इसके साथ साथ उनकी पास्ट लाइफ थेरेपी, मेडिटेशन वो करती थी और विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करती थी। एक दिन वो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर बातचीत कर रही थी और वो उन्हें कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, तो मैकेला उसका आंसर देती हैं। उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि वो ट्रांस की अवस्था में है और उन्हें ये पता लगता है कि उनकी लाइफ का पर्पस खुद को हील करना है, अदरवाइज़ ऐसे पैटर्न उनकी लाइफ में दोबारा आएंगे। और उनको ये भी पता लगता है कि ये उन्होंने बहुत सारे जन्मों के वायलेंस को हील करने के लिए ये लाइफ ली है।
उनको ये पता लगता है कि उनके पिछले कुछ लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसे इमोशंस हैं जो कि रिलीज़ नहीं हुए, क्योंकि सोल में तो वो सारे अनुभव रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस लाइफ में उन्होंने ये चूज़ किया कि खुद को बैलेंस करना। रॉबर्ट श्वास उनसे पूछते हैं कि मकैला, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुमने इतना प्रॉब्लमेटिक लाइफ को चूज़ किया है? तो मकैला उन्हें कहती है नहीं, उनको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उनको अपनी लाइफ का पर्पस पता लग गया है। और ये लाइफ का पर्पस उन्हें पता कैसे लगा? वो अपनी इन प्रॉब्लम को हील करते करते, अपने आप के ऊपर जब काम कर रही थी, हील करते करते जब वो चैनलिंग करने लगी, उनको अपना लाइफ का पर्पस पता लगा कि उनकी लाइफ का पर्पस ही था कि खुद को बैलेंस करना। तो जब रॉबर्ट श्वास उनकी चैनलिंग करते हैं तो उस समय उनका फ्यूचर सेल्फ पर्सनालिटी वहाँ पे आती है। फ्यूचर सेल्फ पर्सनालिटी, वो जो पर्सनालिटी अभी बनने वाली है। अगर हम अपनी पर्सनालिटी की बात करें तो लाइट बॉडी फॉर्म में हमारी बहुत सारी, एनर्जी फॉर्म में हमारी बहुत सारी पर्सनालिटी होती हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी लाइफ्स ली हैं, तो वो एनर्जी फॉर्म में है। बट जो फिज़िकल रेलम पे, जो फिज़िकल फॉर्म में हमारी पर्सनालिटी होगी, वो एक ही रहेगी, जो कि मकैला के रूपरेखा में इस धरती पे एग्जिस्ट करती है। बट जो फ्यूचर पर्सनालिटी है, जो कि बहुत ही इवॉल्व है, वो बताती है कि फ्यूचर पर्सनालिटी को हम ऐसे भी कह सकते हैं हमारा हायर सेल्फ, या फिर हायर सेल्फ से भी ज़्यादा ये कह सकते हैं फ्यूचर पर्सनालिटी को, कि जो काम अभी हम इस समय प्रेजेंट में रहते हुए कर रहे हैं वो हमें क्या रिज़ल्ट देगी। एक लेमैन की लैंग्वेज में मैं इसे बताती हूँ कि इस समय अगर हम कोई एक स्टडी कर रहे हैं, हम कौन से सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, फिर हम उसी के ऊपर स्पेशलाइजेशन करेंगे और उसी के बिहाफ पे हमें नौकरी मिलेगी। बट अगर हम अपनी स्टडी को बीच में छोड़ देते हैं और कोई और स्ट्रीम फॉलो करते हैं, तो हमारा जो फ्यूचर, अभी जो उसी फील्ड में हमें नौकरी मिलनी थी, वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह ही हम फ्यूचर सेल्फ, जो पर्सनालिटी उनके सामने आती है, वो सारी ये डिटेल की बातें बताती है, और हम पे ये डिपेंड करता है कि प्रेजेंट, इसीलिए प्रेजेंट की भी वैल्यू है। हम प्रेजेंट में क्या काम कर रहे हैं, यही डिफाइन करेगा कि हमारा फ्यूचर रियलिटी क्या बनने वाली है। हालांकि हमारी सोल को, हमारे हायर सेल्फ को सब पता है। हमारे हायर सेल्फ को क्यों पता है ये सब कुछ? क्योंकि जब हम सोल वर्ल्ड में होते हैं, वहाँ पे हमारा हायर सेल्फ है, वहाँ पे हमें सारी नॉलेज है कि हमने इतने लाइफ्स लिए हैं, ऐसा ऐसा किया है, किसके बिहाफ पे हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहे हैं, तो हमारे हायर सेल्फ को सब पता है। बट जब हम इस अर्थ पे आके यहाँ का पार्ट प्ले करते हैं, तो हम बहुत ही लिमिटेड बिलीफ में आ जाते हैं, क्योंकि पूरी नॉलेज नहीं होती हमारे पास। तो हम यहाँ पे आकर जो जी रहे हैं उसी को ही एक, वो रियलिटी है, नो डाउट वो रियलिटी है, बट ये नहीं है कि सिर्फ यही रियलिटी है, इसके आगे पीछे की रियलिटी हमें पता नहीं होती। यहाँ पे भी एक एग्जांपल देना चाहूँगी। एक सीडी है, एक सीडी में 7 गाने हैं, तो मान लीजिए ये सीडी आपके ओवरऑल लाइफ जर्नी है, जो जितने जन्म आपने अभी तक लिए, मान लीजिए 7 जन्म अभी तक आपके डिफाइन है कि आपने लेने हैं या लिए हैं या प्लान किए हैं। आप 5th नंबर का गाना है, मतलब 5th नंबर का पार्ट प्ले करने के लिए आपकी सोल यहाँ पे आई है। तो जब आप 5th नंबर का गाना प्ले कर रहे हैं, तो आपको नॉलेज नहीं है कि पीछे के जो 4 गाने थे वो क्या थे, और आगे के आने वाले 2 गाने कौन से होंगे। आपका जो प्रेजेंट का मोमेंट है 5 नंबर का, सिर्फ आपको वही नॉलेज है। बट जो हमारा हायर सेल्फ है या जो डिवाइन है, वो ऊपर से सब कुछ देख रहा है, तो उसको हमारे सातों के सातों लाइफ्स पता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देना चाहूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पहाड़ के ऊपर एक व्यक्ति है और वो नीचे के ग्राउंड एरिया को देख पा रहा है। अब ग्राउंड पे मान लीजिए एक रेस हो रही है, एक पहाड़ के टॉप पे चढ़ना है, तो जो भी रेस हो रही है, जो पैदल चल रहे हैं, तो ऊपर के व्यक्ति को पता रहेगा कि कौन से व्यक्ति ने कौन सा शॉर्टकट लिया है या कौन सा किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसी तरह ये हमारे हायर सेल्फ को पता है, बट जब अभी का हम पार्ट प्ले करते हैं तो हमें वो इसीलिए प्रॉब्लमेटिक भी लगता है कि हमें आगे की नॉलेज नहीं है, तो हमें लगता है पता नहीं कितना समय लगेगा हमें उस ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए।
हो सकता है वो सिर्फ आने वाली हो, बट क्योंकि हमारा बिल्कुल लिमिटेड बिलीफ है, नॉलेज बहुत कम है, इसलिए वो हमें मुश्किल लगता है। बट यहाँ पे मैकेला का फ्यूचर सेल्फ आता है, वो बताता है नॉन एग्जिस्टिंग फॉर्म में हमारी सारी रियलिटीज़ लाइट फॉर्म में रहती हैं, बट फिज़िकल फॉर्म में हमारी सिर्फ एक रियलिटी होती है जो कि इस समय पार्ट प्ले कर रही होती है। इसके अलावा एक चीज़ और बताते हैं कि जो भी हम सोचते हैं विजुअलाइज टेक्निक के थ्रू हम उसे रियलिटी में क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम कोई विजुअलाइजेशंस करते हैं उसमें हम अपना इंटेंस इमोशन ऐड करते हैं, तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारा फिज़िकल सेल्फ में ज़रूर आएगा। इसको मैं रिलेट करना चाहूँगी क्योंकि एक विजुअलाइजेशन मेडिटेशन टेक्निक भी है, जिसमें होता ये है कि आप अपना हायर सेल्फ देखते हैं, आप चूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना हायर सेल्फ देखूं कि मैं एक डीटी हूँ। डीटी क्यों? कोई भगवान की तरह मेरी पूजा करे इसलिए नहीं, डीटी इसलिए एक देवता के फॉर्म में मैं खुद को इसलिए देख रही हूँ क्योंकि जो विजुअलाइज मैं अभी कर रही हूँ और वैसे ही इंटेंशन डाल रही हूँ तो वो रियलिटी बनेगा। अब मैं अपने आप को एक दैविक रूप में देख रही हूँ, उसका मतलब ये कि वो सारे गुण और क्वालिटीज़ जो देवता में होती है वो मैं खुद में देख रही हूँ। तो जैसे वो प्रेम का सागर है, मैं आज खुद को विजुअलाइज कर रही हूँ कि हायर सेल्फ से, वो लाइट से, सुप्रीम लाइट से वही शक्तियाँ मेरे पास आ रही हैं और मैं वो शक्तियों को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। जब मैं ऐसा इंटेंस इमोशन अपने आप में डालती हूँ तो कभी ना कभी ये मेरी रियलिटी बननी ही है। एक्चुअल में मेरी रियलिटी यही है जो कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं 5th नंबर का गाना बज रहा है, मेरा वो पार्ट प्ले हो रहा है, इसलिए मुझे नहीं पता है। बट मेरा हायर सेल्फ या वो डिवाइन गाइडेंस मुझे बता रहा है कि तुम ऐसे थे, तुम ऐसे बन सकते हो। अभी के लिए जो भी प्रॉब्लम लाइफ में लेकर आए हो उसे हील करने का तरीका बता रहा है। अगर मैं उसके ऊपर कंटिन्यूटी में काम करती हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपनी वो रियलिटी क्रिएट कर लूँगी जैसा मैं चाहती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं वो प्यार का सागर बनूँ, मैं वो सबकी हीलिंग करूँ, तो मैं अपने सुप्रीम पावर से वो चीज़ें, गुण और शक्तियाँ लेके अपने आप को वैसा बना सकती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, हायर सेल्फ द्वारा ये बताया गया है कि जब यहाँ पर आप अपनी हीलिंग करते हैं, फिज़िकल लेवल पे हीलिंग होती है आपकी, तो सिर्फ केवल आप खुद को हील नहीं कर रहे होते, आपके जो भी पास्ट लाइफ्स या पिछले जितने भी एक्सपीरियंस हैं उनको हील करते हो। उसके साथ साथ आप यूनिवर्स में सबको हील करते हो, क्योंकि ये यूनिवर्स का एक लॉ है कि आपका एक एक संकल्प सबको इम्पैक्ट करता है। तो जब आप अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप अपने साथ साथ पूरे यूनिवर्स को भी हील करते हो। यहाँ पे सोल हमें गाइड करती हैं कि हम अपनी फीलिंग के द्वारा आत्माओं की आवाज़ को सुने। जब हम चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं तो अपनी यात्रा को और मुश्किल कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि मेंटल इलनेस का मेडिसिन तो एक टेम्परेरी हेल्प का तरीका है, पर जो मेडिटेशन है वो एक सेंटर ब्रिज मतलब सेतु बांधता है आत्माओं को हील करने में। यहाँ पे आप टेक्निक कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फोकसिंग की टेक्निक बताएगी, रेकी की बताएगी, आनापानासती विजुअलाइजेशन टेक्निक, आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। पर मेडिसिन के साथ साथ जो आपको कम्प्लीटली हील करेगा वो है साधना, वो है ध्यान, जिसके थ्रू आप अपनी कम्प्लीटली हीलिंग कर सकते हैं। जब भी आत्मा कोई चैलेंज प्लान करती है या उसके साथ साथ कुछ वो करेक्टरिस्टिक या क्वालिटी भी प्लान करती है ताकि उसकी हीलिंग आसानी से हो सके। यहाँ पे एक चैप्टर अडॉप्शन के ऊपर भी है कि आत्माएं अडॉप्शन क्यों प्लान करती हैं। अगर हम देखें तो हर साल बहुत सारे बच्चे अडॉप्ट होते हैं, तो ऐसा क्यों प्लान करते हैं? क्योंकि जब भी कोई अडॉप्टेड चाइल्ड होता है तो वो अपनी सेल्फ वर्थ को मिस करता है, अपनी खुद की कीमत को वो मिस करता है। ये जो हम अपनी कीमत को पहचानने की कोशिश करते हैं तो क्या इससे सोल का कॉन्शियस लेवल बढ़ता है? इसे जानने के लिए हमें यहाँ पे कैरोल की लाइफ स्टोरी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे बताया गया है कैरोल नाम की एक लड़की, एक महिला है जो कि बर्थ के दौरान उनकी माँ ने उसे छोड़ दिया था।
जब कैरल की मदर 25 वर्ष की थी तो उन्होंने कंसीव किया, क्योंकि वो अनमैरिड थी। तो जो कैरल के बायोलॉजिकल फादर थे उन्होंने बच्चे को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अनमैरिड थे दोनों और उनको ये था कि वो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए कैरल की मदर के पास में कोई और ऑप्शन नहीं थी, उन्होंने बर्थ के बाद बच्चे को अडॉप्शन के लिए छोड़ दिया। कैरल ने अपनी ज़िंदगी में 34 साल की उम्र में प्री बर्थ प्लानिंग में पता लगता है कि उन्होंने एक एक्सीडेंट प्लान किया था। इस एक्सीडेंट के दौरान उनकी इंट्यूटिव पावर आ जाती है और जो बर्थ से पहले और बर्थ के समय की जितनी भी मेमोरीज होती हैं, वो जैसी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं वो सरफेस पे आ जाती हैं। तो उनको ये सारी चीज़ें ध्यान में आती हैं कि बर्थ के टाइम पे उसकी मदर की एनर्जी कैसी थी, वो कैसे गिल्ट में, एंगर में रहती थी और बच्चे के प्रति वो प्रेम का भाव नहीं था। और जब कैरोल का जन्म होता है तो कैसे बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत ही सिक्योर फील करता है मदर के साथ में, और जब बच्चे को अलग कर दिया गया तो वो पेनफुल एनर्जी भी उनके साथ ही थी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में रॉबिन श्वास ने ये भी बताया है कि अक्सर ये देखने में आया है कि अगर कोई मेजर इंसिडेंट जिस एज टाइम में माँ के साथ होता है, वैसा ही कोई इंसिडेंट बच्चे के साथ भी उसी एज टाइम पे आता है। इसीलिए 25 की उम्र में आते हुए कैरल का डाइवोर्स हो गया। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा प्लान किया था क्योंकि वो खुद को वर्थलेस समझती थी। तो ऐसी सेम सिचुएशन उनकी लाइफ में आई कि उनका 25 की उम्र में आके डाइवोर्स हो गया। ऐसा उन्होंने क्यों चुना था, ये उनकी एक और पास्ट लाइफ से पता लगता है। एक पिछले जन्म में कैरोल एक नर्स थी, एक हॉस्पिटल में नर्स थी और पेशेंट के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार था उनका। पर जो उनके साथ में काम करने वाले डॉक्टर थे उनको ये पसंद नहीं था। उनका मानना था कि पेशेंट के साथ में एक डिस्टेंस बना के रखना ज़रूरी है। जब कैरोल ऐसा करने से मना कर देती है तो वो उनके डॉक्टर कैरोल के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि वो हायर अथॉरिटी से बोलकर उन्हें नौकरी से निकलवा देंगे। तो इस डर से कैरोल पेशेंट के साथ में डिस्टेंस मेंटेन करती है, वो वहाँ पे अपनी बात नहीं रख पाती हैं। इस इंसिडेंट के कारण कैरोल ने अपनी इस लाइफ में ऐसी बेटी को प्लान किया था जो कि बिना डरे, बिना हिचक के, निडर होके अपनी बात रख पाए। और कैरल ने ये गुण अपनी बेटी से सीखा कि वो जैसे अपनी बातों को आराम से, जो भी उसके मन में आता है वो डरती नहीं है या उसके प्रति जजमेंटल नहीं होती, वो अपनी बातें पूरे अच्छे तरीके से रख देती है। कैरल ने ये गुण उनसे सीखा और आज के टाइम पे कैरल एक वुमेन एम्पावरमेंट कोच है, जो कि वुमेन्स के लिए अच्छी तरह से काम कर रही हैं। और ये जो उन्होंने अपनी लाइफ में इंजरी प्लान की थी, ये भी उनके लिए एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक ब्लेसिंग थी, क्योंकि इससे हुआ ये कि उनकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ जाग गई और जो भी चीज़ें हील करनी थी वो सरफेस पे आ गई, वो पेनफुल सिचुएशन सरफेस पे आ गई और कैरल उन सारे सिचुएशन को हील कर पाई। कैरल का उनकी बायोलॉजिकल मदर के साथ भी एक पास्ट लाइफ देखा गया कि एक लाइफ में कैरल की जो बायोलॉजिकल मदर थी, वो एक लाइफ में वो कैरल की बेटी थी। उन्होंने अपने मनपसंद लड़के से शादी कर ली थी, जिसके कारण से कैरल ने उनके साथ में सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। उनकी बेटी गरीबी में रही, गरीबी के कारण उसकी मृत्यु भी हुई, बट कैरल ने उसकी कोई मदद नहीं की थी। तो इस लाइफ टाइम में जब अपनी बायोलॉजिकल मदर को इस बर्थ के टाइम उन्होंने सोल को मैसेज दिया कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मेरे लिए तुम्हारी मन में बहुत इम्पोर्टेंस भी है। तो इस प्री बर्थ लाइफ में उन्होंने मैसेज दिया कि इस लाइफ में हम दोबारा से मिलेंगे और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, और जो भी हमारी एनर्जी अभी बैलेंस करनी है, हम दोनों अपनी एनर्जी को बैलेंस कर देंगे। इससे पहले भी कैरल का देखा गया कि उनकी मदर के साथ में बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इससे पहले भी काफ़ी बर्थ्स में उनका रिलेशन रहा है। तो इस लाइफ में भी कैरल जब अपने प्री बर्थ प्लानिंग को समझ लेती हैं तो वो अपनी मदर से मिलती हैं और अपनी एनर्जी उनके प्रति अच्छी एनर्जी वाइब्रेशन दे के एनर्जी को सेटल कर लेती हैं, क्योंकि अभी वो अपनी प्री बर्थ प्लानिंग को समझ चुकी है।
यहाँ पे हायर सेल्फ हमें ये भी कहते हैं कि कुछ भी बाय चांस नहीं होता, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता। कोई बच्चा कहाँ जन्म ले रहा है, ये सब कुछ प्लानिंग से होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन से पेरेंट्स की भी हीलिंग होती है। अडॉप्टिंग पेरेंट्स जो होते हैं वो हायर सेल्फ बताते हैं कि उनकी भी हीलिंग कैसे होती है, जब वो अपनी एक्सपेक्टेशन को लेट गो कर देते हैं और जो बच्चा भी उनके पास आता है उसे एज अ गिफ्ट, यूनिवर्स का गिफ्ट मानते हैं और उसे अनकंडीशनल लव देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स हैं उनकी हीलिंग हो जाती है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अडॉप्टिंग चाइल्ड की हीलिंग कैसे होती है। तो वो बताते हैं कि अपने पेरेंट्स से जब बच्चा अलग होता है तो वो जो एक डर, इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है वो उसमें रहती है। तो इसको हील करने के लिए जब पेरेंट्स, अडॉप्टिंग पेरेंट्स उन्हें एक ऐसा सिक्योर फीलिंग देते हैं, उससे उनकी हीलिंग होती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि ऐसे बच्चों के मन में बहुत फियर या अनवांटेड इमोशन है, उन्हें अंदर नहीं रखने चाहिए। उनको अगर वो एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उन्हें एक्सप्रेस करने का पूरा मौका देना चाहिए। अगर वो रोना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, तो उनको मौका देना चाहिए ताकि वो अपने ऐसे इमोशंस को हील कर पाएँ। यहाँ पे एक टॉपिक, एक चैप्टर आता है वो आत्महत्या के ऊपर है। उसमें बताया गया है कि कई बार हम प्री बर्थ प्लानिंग में बहुत सारी चुनौतियाँ लेकर आते हैं कि एक साथ ही हम दूसरे दूसरे एरिया में ग्रोथ कर पाएँ। पर कई बार इस ड्यूअलिटी के क्षेत्र में जब इतनी चुनौतियों के साथ आते हैं हम, तो इनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, इनको सहन करना मुश्किल हो जाता है और हम बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते। तो उस सिनेरियो में कई बार आत्माएं आत्महत्या की ऑप्शन को चुनती हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आत्मा, एक सोल हर चीज़ प्लान करती है, बट वो अपनी ज़िंदगी में आत्महत्या प्री बर्थ प्लानिंग में प्लान करके नहीं आती है। जब यहाँ की सिचुएशंस को आकर वो सहन नहीं कर पाती है, हैंडल नहीं कर पाती है, तो वो ये स्टेप फॉलो करती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी देखें तो कभी ना कभी हमारे सब के मन में ये ख्याल आता है कि अभी हमें मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए और ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए। पर इसके ऊपर और फैक्टर भी डिपेंड करते हैं कि हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कैसी किताबें पढ़ रहे हैं, कैसा हमारा थॉट प्रोसेस है, कितना डिटेलिंग हम इस आत्महत्या के बारे में जानते हैं। कई बार तो सिर्फ ये सोचना कि मैं खुद की ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ और मेरी सारी समस्याएं ख़त्म, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। बल्कि जब ऐसा कोई आत्मा फॉलो करती है, सुसाइड अटेम्प्ट करती है, तो ऐसा सेम सिनेरियो उसकी लाइफ में फिर से दोबारा आता है, क्योंकि अपनी इवोल्यूशन के लिए ही तो वो ये सारे सिनेरियो, ये मुश्किलें लेके इस अर्थ पे आई थी। इतना ग्रो वो कर चुकी थी, अभी उसका नेक्स्ट पड़ाव यही था। तो अब जब भी वो अपनी नेक्स्ट लाइफ को वो प्लान करेगी, तो ऐसे सिनेरियो उसकी लाइफ में आएंगे ही। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है कैमरॉन की, जो कि 18 वर्ष का एक लड़का है। कैरोलिन उसकी माता है और उसके साथ उसका बहुत ही प्यार है। कैरोलिन नौकरी करती है और नौकरी के दौरान उसे लगता है कि वो अगर और अच्छी से पढ़ाई करे तो उसको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो वो अपने हस्बैंड, जिम उनके हस्बैंड है कैरोलिन के, जिससे वो अलग रहती है, वो जिम से कहती है कि वो 5 साल के लिए अपने बेटे को उनके पास में रखना चाहती है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए और अच्छी नौकरी के लिए जाना चाहती है। और 6 साल के बाद वो कैमरॉन को अपने साथ ले जाएगी। तो 5 साल, अभी जिम 6 वर्ष का होता है और वो अपने 5 साल अपने पिता के साथ बिताता है। बहुत ही अच्छा उसका वो समय रहता है, अपने पिता के साथ उसका बहुत प्यार रहता है। 5 साल के बाद कैरोलिन अपने बेटे को ले जाती हैं और वो एक शादी करती हैं। तो कैमरॉन अपने स्टेप फादर और मदर के साथ में रहता है, बल्कि उसका प्यार अपने बायोलॉजिकल फादर के प्रति भी बहुत रहता है। उसके बायोलॉजिकल फादर जिम को कैंसर हो जाता है, जिससे कैमरॉन को बहुत दुख होता है। वो उन्हें मिलने आता है और उनको तड़पती हुई हालत में देख के बहुत दुखी होता है। जिम की कैंसर के कारण मृत्यु हो जाती है और इसका एक गहरा सदमा कैमरॉन को लगता है। वो इस इंसिडेंट को भूल नहीं पाता है। वो समय जो उसने अपने पिता के साथ में बिताया होता है
भूल नहीं पाता है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में जाने लगता है और वो नशे करने लगता है, ड्रग्स लेने लगता है। उस वो अपने आप में भी बहुत ही हार्मोनल चेंज फील कर रहा होता है, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, जिसके कारण से वो पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। जब उसकी मदर को ये सारी चीज़ें पता लगती हैं तो वो कैमरॉन को रिहाब लेके जाती है। उसका बहुत मेडिकेशन होता है, ट्रीटमेंट होता है और काफ़ी समय ऐसे ही चलता रहता है। फिर कैमरॉन इस दौरान अपनी ग्रेजुएशन करता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाई में नहीं रहता है तो अ, उसको बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, जिसके कारण से उसे एक स्टोर में काम करना पड़ता है। और क्योंकि ये डिप्रेशन अभी तक पूरी तरह से नहीं गया था और एक दिन वो खुद को इतना डिप्रेशन में फ़ील कर रहा था कि वो अपने घर में ही खुद को फांसी लगा लेता है। कैरोलीन उस टाइम घर पे होती है, वो सुनती है कि उसके रूम से फ़ोन के बेल बज रही है और फ़ोन उठाया नहीं जा रहा है। तो जब वो कैमरॉन के रूम में जाकर देखती है तो देखकर कैरोलीन बहुत दुखी हो जाती है। वो अपने बेटे को नीचे उतारती है और उसे सांस देने की आर्टिफिशियल ब्रीथ देने की कोशिश करती है, बट उस समय तक वो मर चुका होता है। इसका दुख कैरोलीन को बहुत होता है और एक दिन वो भी खुद को मारना चाहती है। एक एक्सीडेंट के थ्रू वो मरना चाहती है, पर उस एक्सीडेंट में वो बच जाती है और उसके बाद उसकी लाइफ जैसे बदल जाती है और वो ये तय करती है कि वो एक ऐसी संस्था बनाएगी जहाँ पे ऐसे लोगों की मदद हो सके। फिर जब वो कैरोलीन रॉबर्ट श्वास से मिलती है, ये अपनी सिचुएशन उनके साथ में बताती है, तो उनके प्री बर्थ प्लानिंग में जब कनेक्ट किया जाता है कैमरॉन के साथ में और उससे पूछा जाता है कि ऐसा उसने क्यों किया, तो वो बताता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उस दौरान में। जब वो आत्महत्या कर चुका था उसे तब भी पता नहीं लगा था, उसे समझ नहीं आ रहा था, उसने ये सब कुछ प्लान कर लिया और जब वो मर भी गया था तब भी वो उसे लग रहा था कि वो अभी जीवित है। तो उसने बताया कि उसके स्पिरिट गाइड ने आके उन्हें बताया कि वो मर चुका है और कैमरॉन कहता है कि उस समय उसको बहुत दुख हुआ इस बात का और जब वो अपनी माँ को देखता है रोते हुए और गिल्ट में कि उसने अच्छी परवरिश नहीं की उसकी, तो उसको बहुत दुख होता है और वो बताता है कैमरॉन कि मैं आपसे बात करना चाह रहा था, मैं आपसे आपको गले लगाना चाह रहा था, आपको प्यार करना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा था कि आप बहुत अच्छी माँ हैं, आपने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की है, पर मैं उस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। ये सब उसे बताता है। वो बताता है कि जब कैमरॉन की आत्मा को बुलाया जाता है तो कैरोली पूछती है कि तुम क्यों गए? तो कैमरॉन उनसे माफ़ी माँगता है और कहता है कि मैं बहुत ही अनपेशेंट हो गया था, मुझे क्विक सॉल्यूशन चाहिए थे। मुझे अपने पे कंट्रोल नहीं आ रहा था, मैं वेट नहीं कर पा रहा था किसी चीज़ के लिए और इसलिए मैंने ये किया और वो इतना इम्पल्सिव एक्शन था कि शायद अगर मैं कुछ समय रुकता तो ऐसा नहीं होता। इसके बाद वो कहता है कि आप अपने आप को ब्लेम ना करो, आप बहुत अच्छी माँ हो, अपनी माँ के लिए कहता है और आपने मुझे बहुत प्यार किया। तो माँ बात करके बहुत खुश होती है और माँ पूछती है कि कैमरॉन क्या तुम अभी दोबारा से मेरा बच्चा बनकर वापस से इस धरती पे आओगे? तो कैमरॉन कहता है कि नहीं, अभी मैं यहीं पे ही विकास कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो अभी मैं बर्थ प्लान नहीं कर रहा था। वहाँ पे भी ये फ्री विल होती है कि अगर वो चाहे तो जा सकते हैं और अगर अपनी, क्योंकि वहाँ का ग्रोथ का प्रोसेस थोड़ा धीरे है, इसलिए अगर चाहें तो वहाँ पे भी ग्रोथ कर सकते हैं। चैनलिंग के द्वारा हमें बताया जाता है कि जो आत्माएं चली गई हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमसे डिस्कनेक्ट हो गई हैं, वो कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकती हैं। जब भी हमारे कोई लव्ड वन, हमारे प्रियजन हमें छोड़ के जाते हैं तो हम ऐसे इमोशंस में आ जाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी लो होती है कि हम उनके द्वारा भेजे जा रहे मैसेजेस को रिसीव भी नहीं करते हैं। अब जो सोल हमें छोड़कर जा रही है वो, ये तो बता दिया गया है कि वो परमानेंट डिस्कनेक्ट तो नहीं है, वो हमसे कनेक्ट कर सकती है, पर जिस समय वो हमें छोड़ के जा रही है अभी उसका जो सफ़र है वो अकेले का चल रहा है और वो हमें देख पा रही है, सुन पा रही है। जब हम खुद को ब्लेम डालेंगे, गिल्ट की एनर्जी में आएंगे, हम इतने लो फील करेंगे,
वो सोल हमें कनेक्ट करना चाहती है, हमें वो प्यार की वाइब्रेशन देना चाहती है, वो बताना चाहती है कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ। पर इतनी लो वाइब्रेशन होने के कारण हम उसकी एनर्जी कैच नहीं कर पाते। इसीलिए जब भी कोई हमारे लव्ड वन या कोई भी परिजन शरीर को छोड़ते हैं तो हमें अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी चाहिए, हमें वो लविंग एनर्जी ही उनको देनी चाहिए कि उनका जो आगे का सफ़र है उनको ये ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, ये वाइब्रेशन भेजनी चाहिए कि उनका जो सफ़र है वो अच्छा रहे, जिसके कारण उनको भी हमसे डिस्कनेक्ट होकर अपनी अगली जर्नी में जाने में सहायता मिल पाए। तो यहाँ पे बताया गया है, कैमरन ने बताया अपनी माँ के पूछने पर कि मुझे बहुत दुख हुआ था जाने के बाद में, पर जब मुझे स्पिरिट गाइड ने मुझे रिव्यू दिखाया तो वहाँ पे मेरे को अपनी लाइफ देखने के बाद में ये पता लगे कि यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, मैं और भी चीज़ें चूज़ कर सकता था और मैंने सुसाइड प्लान कर लिया, मैं इससे बहुत अच्छा कर सकता था। पर वहाँ पे ये कैमरन बताता है कि स्पिरिट गाइड जो बहुत प्यार करते हैं और बताता है कि गिल्ट मत करो, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ग्रो करने की। कैरोली उसकी पूरी कहानी उससे पूछती है तो कैमरन उसे बताता है कि टीनेजर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, इनसिक्योरिटी आ जाती है, मूड स्विंग हो जाते हैं। तो वो सारे पेरेंट्स को ये बताना चाहता है कि टीनेजर में पेरेंट्स को बच्चे के अंदर क्या चल रहा है वो जानना चाहिए। अगर बच्चे लड़ाई झगड़ा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि हमारा सोल एंड माइंड आपस में कॉन्फ्लिक्ट करता है, इसी कारण से डिप्रेशन को हम पहचान नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी अगर बच्चे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर जब बच्चा चुपचाप बैठ जाए, अपने आप को बंद कर ले, किसी से मिले जुले नहीं, घुलना मिलना पसंद ना करे, तो ये एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा सिम्टम है। इसके लिए पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। बच्चा जब भी आके अपनी कोई सिचुएशन बताना चाहे तो उसे पहले से ही जजमेंटल नहीं हो जाना चाहिए उसके प्रति। वो जो कहना चाह रहा है उसको सुनना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो भी पर्याप्त चीज़ें उसके लिए कर सकते हैं वो करनी चाहिए। तो ये किताब हमें बहुत कुछ बताती है। सुसाइड के लिए जनरली भी ये कहा जाता है कि ये महापाप है। इसको ये महापाप नहीं भी कह सकते, उसका कहने का भाव ये हो सकता है कि जब हमारे पास एक स्पैम है काम करने का, हमारे पास में एक लाइफ है काम करने की, हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम चीज़ों को ठीक कर सकें, और दूसरा है कि हम चीज़ों को ठीक करने के बजाय खुद पे ही एक बंदिश लगा दी, हमने अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास में जो पॉसिबिलिटी थी वो ज़ीरो हो गई। तो हमें अपनी पॉसिबिलिटीज़ के लिए थोड़ा सब्र करना चाहिए। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए और बच्चों को भी सोचना चाहिए, जहाँ पे मदद की ज़रूरत है वहाँ पे मदद लेनी चाहिए। और यहाँ पे कैमरन ने भी बताया कि जब उसने रिव्यू किया तो हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी दिखी जिसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता था। तो ऐसे ही कुछ समय पेशेंस के साथ में, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के साथ में, और जहाँ पे ज़रूरत है हेल्प लेके अपनी चीज़ों को नॉर्मल पेस पे लाया जा सकता है। जब हम इस डुअलिटी के क्षेत्र में आ ही गए हैं, जब हमने चुनौतियों को खुद चुन ही लिया है, जब हमने चुना था तब भी हमें यकीन था हम कर पाएंगे, यहाँ आके हो सकता है कि थोड़े ऑब्स्टेकल आ गए हैं, प्रॉब्लम्स लग रही हैं, पर ये प्रॉब्लम्स का जब हम कमांड लेंगे तो ये प्रॉब्लम्स भी हम खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक बेहतरीन किताब, आप इसको ज़रूर पढ़िए। आज के लिए इतना ही। हमारे अगले वीडियोस के लिए हमसे कनेक्ट रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।